आज स्टूडेंट देखिए अपना टॉपिक चल रहा था अंकेक्षण के विधि, और कुल मिलाकर आपको मैंने बताई थी कि हमें 7 विधि पढ़नी है। अंकेक्षण विधि ऑडिट के टोटल मेथड जो हैं वो 7 मेथड हैं। इनमें से आप मेरे से निरीक्षण पढ़ चुके हैं, अवलोकन पढ़ चुके हैं, पुनः गणना, पुनः निष्पादन और बाह्य पुष्टिकरण, ये 5 विधि आप मेरे से पढ़ चुके हैं। छठी विधि में आपको छोटी सी विधि है, एक बार कंप्लीट करवा देता हूं। इसका नाम है पूछताछ, इंक्वायरी, पूछताछ। बच्चों जब एग्जाम में कभी पूछताछ का क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने कंपनी ऑडिट में भी एक सेक्शन कराई थी 143 की सबसेक्शन 1, और उसका नाम भी मैंने आपको क्या दिया था, ऑडिट इंक्वायरी। पर बच्चों वो जो ऑडिट इंक्वायरी है वो कंपनी एक्ट के संदर्भ में थी, और ये हमारा ऑडिट में साक्ष्य प्राप्त करने की क्या है, विधि है। क्लियर है? तो कहीं आप पढ़ते टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पढ़ते टाइम हड़बड़ी मत कर देना, वो कंपनी एक्ट के रेफरेंस में आएगा, ये ऑडिट की इंक्वायरी है। बताओ पूछताछ का मतलब क्या है? पूछताछ क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है, बताओ। पूछताछ किसको कहते हैं अपन? ये मौखिक होती है या लिखित? अगर ये लिखित हो तो आप किसी से कोई पूछताछ कर रहे हो, ये कैसी होती है, मौखिक होती है। अगर ये लिखित हो तो लिखित पूछताछ। बताओ अगर लिखित में पूछताछ हो तो, चलो ये बताओ हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? इंक्वायरी किससे करेंगे? या तो आप करोगे प्रबंधकों से कि बताओ आपके यहाँ क्या काम हो रहा है, या तो आप लिखित में पूछताछ करोगे प्रबंधकों से, या फिर तृतीय पक्षकार से। मेनली जो लिखित में पूछताछ होती है वो या तो आप प्रबंधकों से करते हो या तृतीय पक्षकार से करते हो। आपके सर हम कर्मचारी से भी तो करते हैं, उससे लिखित में कौन पूछता है? उनसे तो मौखिक पूछताछ होती है। अगर आपने प्रबंधकों से लिखित पूछताछ करी तो बच्चों ये पूछताछ नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, लिखित अभ्यावेदन, लिखित अभ्यावेदन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर आपका ऐसे लगता है ऐसे 580, जो अंकेक्षक प्रबंधकों से पूछताछ करता है लिखित में, उसे अपन क्या कहते हैं, लिखित अभ्यावेदन कहते हैं। और इसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लगेगा, ऐसे 580। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपने तृतीय पक्षकार से पूछताछ कर ली, लिखित में पूछताछ करी है, तो बच्चों ये क्या कहलाता है, बाह्य संपुष्टिकरण या पुष्टिकरण, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और इसके ऊपर ऐसे कौन सा लगेगा, ऐसे 505। समझ में आ रहा है? और हम जो भी पढ़ रहे हैं अंकेक्षण विधि, ये तो कौन से ऐसे में है, ऐसे 500। इसलिए पूछताछ का मतलब यहाँ पे कौन सी पूछताछ से है, मौखिक से, लिखित से नहीं है। क्योंकि लिखित पूछताछ का नाम पूछताछ नहीं रहता, उसका नाम या तो लिखित अभ्यावेदन होगा या बाह्य संपुष्टि पत्र होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? तो पूछताछ की एक खास बात, ये हमेशा कैसी होगी, मौखिक तौर पर होगी, एक बात। दूसरी बात, किससे पूछताछ की जाएगी, किससे पूछी जाएगी बातचीत, अगर कोई पूछताछ करनी है किससे पूछी जाएगी? तो बच्चों ये पूछताछ आप संस्था के
आंतरिक व्यक्ति से एवं बाह्य व्यक्ति से कर सकते हैं। ये संस्था के आंतरिक और बाह्य दोनों से आप पूछताछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर वाले आदमियों से पूछताछ नहीं करोगे, बाहर वालों से भी पूछ सकते हो, तो इंटरनल से भी पूछ सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस व्यक्ति से आप पूछताछ कर रहे हो वो व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्ति होना चाहिए। ज्ञानवान का मतलब नॉलेजेबल पर्सन। जिसमें ज्ञान नहीं है आप उससे पूछताछ करोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपना मैथ्स का एक फॉर्मूला है कि अगर एक ज्ञानी अज्ञानी से मिलता है तो अज्ञान फैलता है, समझ रहे हो, या अज्ञानी ज्ञानी से मिलता है तो भी अज्ञान है। हाँ, दो ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन जब दो अज्ञानी मिलते हैं तो भी ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। समझ रहे हो ना, ये तो मैथ्स का फॉर्मूला है। तो यही चीज मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि किससे पूछताछ करना, ज्ञानवान व्यक्ति से। सर मतलब जब मैं जयपुर में नया नया आया था तो मुझे यहाँ के रास्ते वास्ते मालूम नहीं थे कि कौन सी रोड कहाँ जाती है क्या है। तो मैंने किसी भाई से पूछ लिया कि भाई साहब चोमू पुलिया जाना है, कहाँ कैसे जाऊं। तो बोले भाई साहब यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक गांव आएगा चोमू, और वहां एक पुलिया है उसे चोमू पुलिया कहते हैं। ये लो साहब मैं तो पहुंच गया चोमू, और वहां ढूंढ रहा हूं चोमू पुलिया गए। तो वहां के किसी व्यक्ति ने कहा कि वो तो जयपुर में है। नहीं समझे क्या? तो ज्ञानवान व्यक्ति से पूछना, हर किसी से पूछोगे कोई लेना देना है नहीं। अब वो नॉलेजेबल पर्सन चाहे संस्था का आंतरिक और चाहे क्या हो बाह्य हो। अच्छा, आपने पूछताछ कर ली, सामने वाले ने क्या दिया, उत्तर दिया। क्या पूछताछ से प्राप्त उत्तर साक्ष्य है? बताओ। अगर आपने कोई पूछताछ की है और उससे आपको उत्तर मिला है, क्या आप उसको साक्ष्य के रूप में काम ले सकते हो? तो बच्चों ये भी हमारे लिए क्या है, एविडेंस है। अगर एविडेंस नहीं होता तो मैं काहे को पूछताछ करूंगा। साक्ष्य प्राप्त करने की विधि तो अंकेक्षण विधि है। तो पूछताछ से प्राप्त उत्तर क्या है, साक्ष्य है। लेकिन बच्चों आपने कुछ पूछा और सामने वाले ने कुछ बता दिया तो आप आंख बंद करके थोड़ी उसको मान लोगे। पूछताछ से प्राप्त उत्तर का आपको क्या करना रहेगा, मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ रेस्पॉन्ड ऑफ इंक्वायरी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑडिट। उत्तर का मूल्यांकन करना अंकेक्षण का भाग है। ये कोई अलग चीज नहीं है, ये भी ऑडिट का ही एक पार्ट है। बोलो बात समझ में आ रही है? आपने किसी से कुछ पूछा, सामने वाले ने जवाब दिया, उसके जवाब का इवैल्यूएशन करो कि वो आपके काम का है या नहीं है। और ये जो आप इवैल्यूएशन कर रहे हो इट इज ए पार्ट ऑफ ऑडिट। ये ऑडिट का ही एक हिस्सा है। समझ में आ रहा है? बाह्य पुष्टिकरण लिखित में होगा। अगर आपने पूछताछ लिखित में करी थर्ड पार्टी को तो उसे पूछताछ ना कह के अपन क्या कह देंगे, बाह्य पुष्टिकरण। तभी तो कहा ना कि ये पूछताछ कैसी होती है, मौखिक। और जो ही आपने लिखित पूछताछ कर ली तो ये तो मामला ही चेंज हो गया, उसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ही अलग लग जाएंगे। क्या बोल रहे हो? हाँ, ये बात बच्चा कह रहा है कि सर हमने पूछताछ करी, कोई जरूरी थोड़ी वो सही बताएंगे हमको। तो ये आपको मूल्यांकन करना है कि वो आपके काम का है या नहीं है। समझ लो ना भाई, पूछताछ का उत्तर ले सकते हो आप। मैंने ये थोड़ी कहा कि पूछताछ का जो उत्तर है वो आपके काम का ही है, उसका मूल्यांकन करो। वो तो आपको जो लिखित में साक्ष्य मिलेंगे वो आप कैसे मान सकते हो कि सही है? क्या लिखित साक्ष्य गलत नहीं हो सकते? बताओ। मेरे बुआ जी के लड़के की शादी नहीं हो रही थी, बताया था आपको है?
कौन सा? नहीं, मेरे एक बुआ जी थोड़ी, तो कई बुआ जी हैं। आपको एक का किस्सा सुनाया होगा, दूसरे का सुनो। मेरे बुआ जी का लड़का मेरे घर पे रहता था। 12th पास करके वो मेरे यहाँ आया, पढ़ने के लिए आया। बीबीए करना शुरू किया उसने। पढ़ाई में मन लगता नहीं था, और हमने भी ट्रिक अपना रखी थी। जब भी वो ज्यादा बोलता रहता था ना, तो हम उसके सामने किताब खोल देते थे, उसके लपट सी आती, वो बेहोश हो जाता। किताबों में साइड इफेक्ट होता है। किसी को नींद नहीं आ रही हो, किताब रख दो, नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं है। ये लपट सी आती है। कहीं नींद में चले जाते हैं, कहीं तो बेहोश हो जाते हैं, अगले दिन ही उठते हैं। किताबों के साइड इफेक्ट हैं। तो वो जब भी बोलता हम किताब रख देते उसके सामने, वो चित। अब वो साहब पढ़ने में मन नहीं लगता था। उसने बीबीए फर्स्ट ईयर की एग्जाम ही नहीं दी। 12th पास हो गया। फिर क्या, वो मेरे पापा के दुकान पे भी बैठता था, तो पापा से बिजनेस सीख गया। तो बोले मामा मैं भी यही काम कर लेता हूँ। तो पापा ने कहा कर ले बेटा। तो उसने वो बिजनेस शुरू कर लिया, और उसने बिजनेस सेट कर लिया अपना। तो कमाऊ पूत हो गया। अब बुआ जी बोले भाई इसका संबंध कर देते हैं। रिश्ते देखने जाएं तो इन लड़कियों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये तो पढ़ जाती हैं। अब ये पढ़ लें तो इनके साथ समस्या क्या है कि ये बीकॉम और लड़का 12th। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। अरे चलाने तुमको चकले वेलन है, क्या फर्क पड़ गया अगर वो बीकॉम होता तो भी जाके तुमको तो रोटियां बनानी है ना। नहीं, समझ भी नहीं आती, तो संबंध ही नहीं हो रहा उसका। तो मेरे बुआ जी ने कहा बेटा ये कम पढ़ा लिखा है और इसका संबंध नहीं हो रहा, तो तू संबंध करा। मैं कहा पढ़ाई लिखाई तो हम अपन 2 मिनट में करा देते हैं। बोलो कौन सी डिग्री चाहिए आपको? बीबीए चाहिए, एमबीए चाहिए, सीए चाहिए, एमबीबीएस चाहिए, कौन सी चाहिए? बोले तू तो एमबीए की डिग्री दिला दे इसको। मैं कहा कल ले जाना सुबह। मैंने एक एमबीए स्टूडेंट की मार्कशीट मंगाई, पीडीएफ उसको स्कैन किया, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट किया, उसमें उसका नाम चेंज किया, फिर उसको वापस पीडीएफ कन्वर्ट कराया, कलर प्रिंट आउट निकाला, लेमिनेशन कराया। मैंने कहा ये लो डिग्री, एमबीए पास। लड़की वाले आए, हमने कह दिया साहब लड़का एमबीए, पर एमबीए में वो नौकरी नहीं करना चाहता था, इसका थोड़ा विजन बड़ा है, ये एंटरप्रेन्योर है, ये उद्यमी है, ये अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर रहा है। और एमबीए जब बिजनेस करते हैं तो बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एमबीए चाय वाले बन के बैठे हैं, चाय की दुकानें खोल खोल के बैठे हैं। तो लड़की ने हाँ कर दी। आज भी नहीं मालूम उसको कि एमबीए नहीं है ये। समझ रहे हो? तो आप मौखिक की बात कर रहे हो, लिखित सबूत दिया है, साक्ष्य है साहब। साक्ष्य विश्वसनीय हो या नहीं होंगे ये आपको तय करना है, क्योंकि साक्ष्यों की प्रकृति आग्रही होती है, निष्कर्षात्मक नहीं होती। ये बात समझ में आ गई? सर एक बात बताओ, आप इंक्वायरी क्यों करते हो? हर चीज लिख लिख के लो, कोर्ट में कैसे सबमिट करोगे? यहां हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां हम लोग इंक्वायरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रखते, कि उसका केवल मात्र एक ही सबूत मिल सकता है हमको, और वो क्या है? इंक्वायरी। क्या ऐसे मामले होते हैं जहां इंक्वायरी के अलावा आपके पास में कोई और एविडेंस होगा ही नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? एक एग्जांपल से समझाता हूं। निवेश, इन्वेस्टमेंट। बताओ बच्चों कितने टाइप के होते हैं? निवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। निवेश 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन, लघुकालीन, दीर्घकालीन। हाँ, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। समझ में आ रहा है? आप में से जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो बताएं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसको कहते हो आप, और लॉन्ग टर्म किसको कहते हो? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, एएस 13 लगता है निवेश के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की क्या डेफिनेशन है? कौन बताएगा? बताओ, कुछ तो बोलो। 1 मिनट, क्या बोल रहे हो? 1 साल, 1 साल या उससे कम के लिए क्या?
नहीं, 1 साल या उससे कम के लिए क्या करते हैं या करने का इरादा है? करते हैं या करने का इरादा है? नहीं, जाके पढ़ना है ES 13 को। ऐसे निवेश जिन्हें 1 वर्ष से कम के लिए रखने का इरादा है, शॉर्ट टर्म कहलाते हैं। और जिन्हें 1 वर्ष से अधिक के लिए, 1 वर्ष से अधिक के लिए रखने का इरादा है, लॉन्ग टर्म कहलाते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक क्या होता है, लॉन्ग टर्म। सर फर्क क्या पड़ गया? शॉर्ट टर्म को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी क्या हो, कम हो, उस पर हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म को हम हमेशा किस पे दिखाते हैं, एट कॉस्ट। तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा साहब, बैलेंस शीट ही चेंज हो जाएगी आपकी। और इरादों के ऊपर निर्भर है। और इरादों का प्रूफ क्या हो, इरादों का प्रूफ क्या हो बताओ। तो साहब प्रबंधकों का जो इरादा है, प्रबंधकों का इरादा, इंटेंशन, केवल पूछताछ से ही क्या है, केवल पूछताछ से ही ज्ञात हो सकता है। केवल पूछताछ से ही ज्ञात कर सकते हो, इसके अलावा आपके पास और कोई इलाज नहीं है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? सर इरादे का प्रूफ क्या होगा? आप उससे पूछो कि आपने इन्वेस्टमेंट क्यों की है, आपने इन्वेस्टमेंट क्यों की है। एग्जाम्पल से समझा देते हैं ये लोग। अब सिकंदर को आदत पड़ गई एग्जाम्पल की, ऐसे समझेगा ही नहीं। बात है 26 मई 2012 की। मेरे घर पर मेरी बेटी ने जन्म लिया। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि सीए साहब बधाई हो, बेटी ने जन्म लिया है। मैंने कहा थैंक यू जी। बोला थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम आदमी हो फर्जी। अब इतना तो जानी गई वो मेरे को। बोला तुम आदमी हो फर्जी, मैं मेरी बेटी की शादी करूंगी, मुझे चाहिए 2 करोड़ रुपए, मैं मेरी बेटी की शादी में 2 करोड़ रुपए लगाऊंगी। मैंने कहा इसको घर तो ले चले, पहले हॉस्पिटल में ही बातें कर रही है, समझ रहे हो। तो उसने कहा नहीं नहीं पहले आप बताओ 2 करोड़ कैसे दोगे। तो मैंने कहा जबान, शादी आज तो करेगी नहीं, 25 साल बाद करेगी, 25 साल बाद तेरे को 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। कहां से लाऊं? बीबी के सामने लंबी लंबी फेंक तो दी। मालूम मैंने क्या किया था? 26 मई 2012 को मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के 2 लाख के शेयर खरीद लिए। कोटक महिंद्रा बैंक के 2 लाख के मैंने शेयर खरीदे थे। जब मैंने शेयर खरीदे थे तब रेट थी 480 रुपए, एक शेयर की रेट थी 480 रुपए। आज रेट है 1700 रुपए। आज रेट है कितनी? 1700 रुपए। और अभी तो 10 साल ही हुए हैं, 15 साल अभी बाकी हैं। मैं इसको बेचूंगा ही नहीं। मैंने मेरी वाइफ को कहा कि ले देख तेरी बेटी के नाम से 2 करोड़ की व्यवस्था कर दी। बोले 2 लाख है। मैंने कहा तेरी बेटी की किस्मत है, अगर ये 5 करोड़ हो गए तो 5 करोड़ उसके, अगर ये 5 लाख हुए तो 5 लाख में शादी करूंगा। बस मैंने तो कर दी शादी की व्यवस्था। अब बताओ इस शेयर को बेचूंगा कि रखूंगा? तो ये इंटेंशन मैंने बता दिया। इरादों का प्रूफ केवल पूछताछ, और पूछताछ के अलावा और कोई तरीका इसका
नहीं होता। हाँ, अगर कोई आदमी बोल रहा है कि नहीं साहब मैं ऐसा करूंगा, तो फिर उसकी हिस्ट्री देखना कि ये आदमी कितनी बार बोल के पलटी मारता है, फिर ये देखना कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसके पीछे इसका रीजन क्या है, तब आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। तो ये आपका एक मेथड कंप्लीट हो गया आज। कौन सा? पूछताछ। हाँ, इन्वेस्टमेंट किया मैंने मान लो जनवरी में, बैलेंस शीट बन रही है मार्च में, कितने महीने हुए अभी? 3। आप उसको शॉर्ट टर्म मानोगे कि लॉन्ग टर्म? आपके सर 3 महीने तो है, 1 साल से कम ही तो अवधि है। अवधि किसने कही? इरादा बताओ, इसको बेचोगे कि रखोगे? मैंने कहा रखूंगा, तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। चाहे अवधि कितनी हुई है? 3 महीने। अभी इन्वेस्टमेंट किए हुए मेरे को 3 महीने हुए, पर उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा, क्योंकि ये इरादों के ऊपर निर्भर है, अवधि के ऊपर निर्भर नहीं है, इरादे के ऊपर निर्भर है? नीवल वैल्यू, नेटवर्थ। यहां तक समझ में आ गया? चलिए बच्चों, नेक्स्ट और आखिरी मेथड बता रहा हूं अंकेक्षण विधि का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल। बच्चों ये प्रविधि भी है और विधि भी है। विश्लेषणात्मक प्रविधि, आपने मेरे से ऑडिट प्रोसीजर पढ़ी थी 2 टाइप की, एक जोखिम निर्धारण और एक अतिरिक्त। अतिरिक्त पढ़ी थी 2 टाइप की, नियंत्रणों की जांच और सारभूत। सारभूत पढ़ी थी 2 टाइप की, विवरणों की जांच और विश्लेषणात्मक प्रविधि। तो ये विश्लेषणात्मक प्रविधि जो है, यह एक सारभूत, मूलभूत या ठोस, सारभूत, मूलभूत या ठोस अंकेक्षण प्रविधि है। अंकेक्षण प्रविधि है। और बच्चों ये प्रविधि भी है और विधि भी है। यह प्रविधि भी है तथा विधि भी है। आप इसको ऑडिट प्रोसीजर भी कह सकते हो, ऑडिट मेथड भी कह सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर। और इस पर ऐसे 520 लागू होता है। इस पर ऐसे 520 लागू है। कौन सा ऐसे लागू होगा? ऐसे 520 लागू होगा। बोलो बच्चों, समझ में आ रही है यहां तक की बात? अब ये होता क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? इसमें आपको रूटीन का कोई काम नहीं करना, कोई बिल बाउचर चेक नहीं करने, कोई सत्यापन नहीं करना, कोई परमानेंट एक्टिविटी नहीं करनी। तो सर इसमें करना क्या है? इसमें दिमाग यूज करना है, विश्लेषणात्मक प्रविधि अपनानी है, एनालिटिकल अपनी एक अप्रोच लगानी है। समझ में आ रहा है? आपको अपना माइंड यूज करना है। सामान्यतः यह अंकेक्षण के अंत में परफॉर्म की जाती है। ये आप ऑडिट के स्टार्टिंग में नहीं करते, ये काम करते हैं अपन एंड में। जब पूरी ऑडिट कंप्लीट कर लेते हो आप, उसके बाद एनालिटिकल अप्रोच अपनाना शुरू करते हो। स्टार्टिंग में भी करो तो हमें तकलीफ नहीं है, कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर अपना सकते हो, पर नॉर्मली ये कहाँ यूज होती है? ऑडिट के एंड में। समझ में आ रहा है? और ये आपका जो कंक्लूजन निकालेंगे उसमें ये आपकी हेल्प करती है, ये आपके निष्कर्ष में क्या करती है? मदद करती है। यह है अंकेक्षण के निष्कर्ष में मदद करती है। यह अंकेक्षण के निष्कर्ष में क्या करती है? मदद करती है, आपको हेल्प करती है कि आप अपना कंक्लूजन निकाल सकें। क्योंकि बच्चों कई चीजें ऐसी होती हैं जो रूटीन से हमारे समझ में नहीं आती, रूटीन के कामकाज से हमारे को समझ में नहीं आती। जब हम एनालिटिकल अप्रोच अपनाते हैं तो हमारे को समझ में आता है कि यार गलती कहाँ रह गई। सर कैसे?
मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे एक क्लाइंट हैं और ये सत्य घटना पे आधारित है, ये किस्सा बिल्कुल सत्य है साहब। एक क्लाइंट है मेरे जो ज्वेलर हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं और एक्सपोर्टर हैं। सारा जो भी ज्वेलरी बनाते हैं वो एक्सपोर्ट होती है, हांगकांग उनका माल जाता है। ये अंगूठी देख रहे हो आप, ये उनसे ही लिए मैंने। ये अंगूठी बनाते हैं, वो चांदी का काम करते हैं, चांदी की अंगूठियां बनाते हैं, डायमंड डायमंड लगा के फैंसी डिजाइन की, और वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो साहब उनका मेरे पास में फोन आया, बोले सीए साहब यार एक बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आ रही? बोले साहब हमारा पिछले साल से इस साल टर्नओवर ज्यादा है। मतलब अगर हमने पिछले साल 5 करोड़ का माल बेचा तो इस बार हमने 6 करोड़ का बेचा है। हमारी बिक्री क्या है, ज्यादा हुई है, पर जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है। अमाउंट तो बढ़ी है पर परसेंटेज में क्या आया है, कम आया है। नहीं समझे? जैसे 100 रुपए का माल बेचने पे आप 10 रुपए कमा रहे हो, इसने 100 की जगह 200 रुपए का माल बेचा पर 18 रुपए कमाए। तो यहां देखो कितना परसेंटेज था, 10% प्रॉफिट। यहां प्रॉफिट रेशियो कितना था, 10%, और यहां कितना हो गया, 9%। तो वो कह रहे हैं यार ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारा प्रॉफिट का रेशियो कम कैसे हुआ, इसकी तहकीकात करके बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जबकि वो बिजनेस कर रहा है और उसकी समझ में नहीं आई। तो मैंने अपने बानर सेना भेजी, मतलब हमारे आर्टिकल, मैं जाओ रे टूट पड़ो, ये प्रॉब्लम आई है क्लाइंट की, इसका सॉल्यूशन दो। बोले सर क्या करें? मैंने कहा परचेज के बिल चेक करो, सेल के बिल चेक करो। मालूम चला कि खरीद थोड़ी सी क्या हो गई, महंगी हो गई, सेल उसी रेट पे कर रहे हो, सेल उसी रेट पे कर रहे हो। भैया आपकी अगर कोई इनपुट अगर महंगा हो गया तो आउटपुट भी महंगा होना चाहिए, मार्जिन तो तभी बनेगा ना। ये हो सकता है कि परचेज को चेक करो, सेल को चेक करो, खर्चों को चेक करो। मालूम चला कि चलो परचेज तो सही थी, थोड़े से खर्चे क्या हो गए, बढ़ गए, तो प्रॉफिट तो मार्जिन कम हो गई। तो बच्चों ने एक एक बिल को चेक कर लिया, एक एक खर्चे चेक कर लिए। बोले सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, माल जितना आया है उतना ही आया है, वही रेशियो है। उनके समझ में नहीं आई गणित, और सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब पता नहीं क्या होगा। जैसे सारे बानर इकट्ठे हो गए, लंका की जाने की तैयारी करे, तो बीच में समुद्र आ गया, सारे सरेंडर हो गए। अरे यार ये क्या हो गया, हवाई जहाज तो थे नहीं उस टाइम। बोले यार अब इतनी ये समुद्र लांग के कैसे जाएं? सब चुपचाप बैठ गए, हनुमान जी भी चुपचाप बैठे थे। यार ये तो हो नहीं सकता ऐसे। तो हनुमान जी को क्या है, श्राप मिला हुआ था कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, क्यों बचपन में वो बहुत उद्दंड टाइप के थे। बताओ सूरज को ही खा गए। तो बोले यार तू बहुत ज्यादा उद्दंड है, तेरे को इसकी शक्ति बुला देते हैं। वो भूल गए, आराम से बैठे थे। पर उनको श्राप में वरदान मिला कि अगर कोई भी तेरे को तेरी शक्ति याद दिलाएगा तो वापस आ जाएंगी। इसलिए जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ो और करो तो भगवान की तारीफ करो खूब, कौन नहीं जानत है जग में, ऐसे करके। तो जो ही आप तारीफ कर दो ना, वो जोश में आ जाते हैं। तो हनुमान जी की तारीफ हुई, जोश में आए, एक ही छलांग में सीधा उस पार। तो साहब जो मेरी बानर सेना पे थी, उसमें बानर सेना का मुखिया में था, पर मैं था हनुमान जी, शक्तिहीन। फिर बानरों ने, सेना ने शक्ति याद दिलाई कि सर अब इसका तोड़ आपके पास ही है, हमारे समझ में नहीं आएगी। क्लाइंट भी उन बच्चों के सामने क्या बोलते रहे, सर तो 5 मिनट में ढूंढ देंगे भाई, आप कह रहे हमारी बस की बात नहीं। तो ये हनुमान जी के अंदर पावर आ गया, ये लो साहब अभी ढूंढ के देते हैं। समझ रहे हो? बताओ कैसे ढूंढूं? कहानी आपके सामने है, और ये प्रैक्टिकल कहानी है। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इतना इजी टास्क नहीं है। लोग ऐसे ऐसे चैलेंज देते हैं हमको रोज कि इसका कारण बताओ सर, क्या कारण हुआ।
ये प्रॉफिट मेरा कम कैसे हुआ? सेल वेल की सारी एंट्री है, एक एक बिलों को चेक कर लिया, तो जो बिलों को चेक किया और किया वो क्या था? प्रमाणन। तो वो उस एक्टिविटी से रिजल्ट नहीं आ रही, हमें कोई और विधि अपनानी पड़ेगी, और उस विधि का नाम है विश्लेषणात्मक। मैंने इतना सा दिमाग लगाया, मैंने कहा साहब कितनी चांदी से कितनी अंगूठी बनी ये बताओ। भाई अंगूठी किससे बनी? चांदी से। आपकी 1 किलो चांदी से कितनी अंगूठी बनी जिसको आपने बेचा? जिसको आपने बेचा 1 किलो चांदी से कितनी अंगूठी बनी? तो हमने उसके डेटा निकाले, तो मालूम चला कि 1 किलो चांदी में 40,000 अंगूठी बन गई। कितना लगता है इसमें? 10 ग्राम लगता नहीं पूरा सा, 2 ग्राम 1 ग्राम की होती हैं। 40,000 अंगूठियां बना दी उसने। पिछली साल कितनी बनाई थी? तो सब पिछली साल 1 किलो में 45,000 अंगूठी बनाई थी। 5,000 अंगूठी इस बार कम क्यों बनी? तो उसने कहा साहब हमने मशीन चेंज कर दी, तो उससे वेस्टेज क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा साहब वेस्टेज तो चांदी होती है, और चांदी थोड़ी फेंक दोगे आप, वो भी तो बिकती है। बोला हाँ सर, जो वेस्टेज चांदी आई थी ना वो मैंने बेच दी। मैं कहा वो जो बेची उसका बिल क्या है? सर वो तो मैंने कच्चे में ही बेच दी, और उसका पैसा मैंने नकद में ले लिया। मैंने कहा आपके 2 रुपये वो नकद में आए ना, वो ये पड़े, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया? कम हो गया। तो क्लाइंट ने तारीफ करी, यार मान गए सीए साहब, आपने मेरी चोरी भी पकड़ ली। मैं तो आप लोगों का टेस्ट ले रहा था, मैं देख रहा था कि मैंने जो मेरी होशियारी करी है, अगर आप लोगों के पकड़ में नहीं आई तो इनकम टैक्स वालों की भी पकड़ में नहीं आएगी कि मैं पकड़ा जाऊंगा कि नहीं पकड़ा जाऊंगा। पर आपने पकड़ लिया सर, इसका मतलब इनकम टैक्स वाले भी पकड़ सकते हैं। मैं कहा नहीं सर, वो नहीं पकड़ पाएंगे। मैं कहा क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इनकम टैक्स में कॉमर्स वाले नहीं लगते हैं और उनको अकाउंट्स नहीं आती, तो ये तो अकाउंट्स का भी गुरु होता है, वो पकड़ पाता है। तो मैंने कहा उनसे नहीं पकड़ में आएगी, मस्त रहो, चलने दो। आप समझ रहे हो? क्या मैंने इसमें बिलों को चेक किया, तो ये कैसे पकड़ में आई? जब मैंने पिछली साल से इस साल को क्या किया? तुलना किया। कई बच्चे ये कहते हैं सर हमने इतनी एग्जाम दे ली, हमारे समझ में नहीं आता, हम रह क्यों जाते हैं? और रहते भी कैसे? मार्जिन पे आगे 2 नंबर से 1 नंबर से। शांति से बैठ के तुलना करके देखो एक बार, क्या आपने पिछली बार क्या गलतियां करी और इस बार क्या गलतियां करी है। मैं आपको ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मिला सकता हूं, जूनियर अकाउंटेंट के, जो सेकंड पेपर में 300 नंबर का पेपर है, 450, क्वेश्चन कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन में से उनके 130 क्वेश्चन सही हैं। ऐसे स्टूडेंट मिला दूं मैं आपको, और खूब। पर जूनियर अकाउंटेंट नहीं बने, क्योंकि फर्स्ट पेपर में 150 में से 50 ही ठीक नहीं है, और सेकंड में अब वो वापस कोचिंग ज्वाइन करते हैं और फिर वापस किस में लग रहे हैं? सेकंड पेपर में। अरे वो तो तुम्हारा वैसे ही चमका हुआ है, उसकी तैयारी तुम्हारी वैसे ही सॉलिड है। एनालिटिकल अप्रोच तो अपनाओ कि जिसमें तुम्हारी कमजोरी है उसमें थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ। पर जब तुलना करोगे तो मालूम चलेगा। इस प्रविधि को अपन क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक प्रविधि। और ये किस में बताई गई है? ऐसे 520 में। इसमें हम करते क्या हैं? इस विश्लेषणात्मक प्रविधि में हम करते क्या हैं बच्चों? हम इसमें वित्तीय सूचनाओं का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वित्तीय सूचनाओं का अनुसंधान करते हैं, मतलब बाल की खाल निकालते हैं। इसमें कैसे करते हैं? निम्न के माध्यम से, निम्न के माध्यम से हम ये 3 चीजें करते हैं बच्चों। इसमें विश्लेषणात्मक प्रविधि में हम 3 काम करते हैं। इन 3 काम के थ्रू हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, कंपैरिजन। तुलना करनी है बच्चों। बताओ मैं तुलना किससे किसकी करूं? एक तो इस बच्चे ने कहा पिछले वर्ष के
वित्तीय विवरण से, पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण से तुलना करूं कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट P&L ले लो, इस साल की बैलेंस शीट P&L ले लो, और एक एक आइटम हेड टू हेड क्या करते जाओ, कंपैरिजन करते जाओ। मालूम चला कि कोई खर्चा पिछली बार हुआ था, इस बार हुआ ही नहीं, तो क्यों नहीं हुआ। मालूम चला कि कोई खर्चा पिछली बार कम हुआ था, इस बार बहुत ज्यादा हो गया, कारण क्या है। लेकिन बच्चों अमाउंट से मत करना तुलना, तुलना कभी भी करोगे अमाउंट पे नहीं होती, किससे होगी बताओ, रेशियो, रेशियो चेक करना, क्योंकि अमाउंट तो चेंज होगी ना, अमाउंट तो चेंज होगी, टर्नओवर ज्यादा हो गया कम हो गया, पर रेशियो चेंज नहीं होते। अमाउंट से तुलना मत करना, रेशियो से तुलना करना, और ये देखना कि ट्रेंड क्या चल रहा है। रेशियो के साथ क्या देखोगे आप, ट्रेंड देखोगे कि साहब कोई चीज बढ़ती जा रही है तो इस बार कम क्यों हुई, उसका ट्रेंड तो क्या है, बढ़ने का है। जैसे मैं जूनियर अकाउंटेंट का ट्रेंड अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपकी आंखों के सामने रख देता हूं। 2011 में कट ऑफ गई थी कितनी, 40%। 2013 वाली वैकेंसी की कट ऑफ गई कितनी, 63%। तो मतलब कम तो नहीं हो रही ना कट ऑफ, बढ़ ही रही है, तो ये ट्रेंड है, और इतिहास अपने आप को दोहराएगा, ट्रेंड बढ़ेगी, कट ऑफ और बढ़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे काफी अलर्ट हो चुके हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, सब लोग मेहनती हैं, तो कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी। समझे नहीं समझे। मुझे आज भी याद है जब मैंने 12th पास की थी, मेरे पापा बहुत खुश हुए थे मेरी मार्कशीट देख के। मेरे 12th में 71.23% थी, कुछ ज्यादा थोड़ी है। 74 पे पूरी राजस्थान की रैंक थी, और मेरी 71.23 थी। और आज अगर किसी बच्चे के 70% आ जाते हैं, मेरा ये नालायक निकम्मे, ये क्या नंबर लेके आए, क्योंकि अब आजकल 95 से कम तो कोई बात ही नहीं करता, तो चीजें वही है, माहौल बदल रहा है। तो तुलना करो तो रेशियो में करना, ट्रेंड से करना। और बताओ बच्चों किससे तुलना करूं, क्या बोल रहे हो, सिमिलियर इंडस्ट्री से, बिल्कुल सही बात है। तुलना किससे करोगे, संबंधित उद्योग से, संबंधित उद्योग से। देखो आप जो काम कर रहे हो आप अकेले थोड़ी कर रहे हो, आप अकेले नहीं कर रहे हो, आप जैसा काम और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर उनका प्रॉफिट मार्जिन 10% है तो तुम्हारा 5% क्यों है। मैं ये नहीं कह रहा 5% है तो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, कोई कारण होंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग चला रहा हूं और एक बंदा और कोचिंग चला रहा है, हम लोग किराए की बिल्डिंग में कोचिंग चला रहे हैं और उसकी बिल्डिंग खुद की है, तो उसका तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा ही ना, क्योंकि मेरे किराए का खर्चा है। तो कारण होना चाहिए, तुलना करोगे तो मालूम चलेगा। सिमिलियर इंडस्ट्री से क्या करना, तुलना करके चलना, तो आपको मालूम चलेगा। और एक और चीज बच्चों, हम तुलना किससे करते हैं, हम हमारे खुद के एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। अंकेक्षक के एक्सपेक्टेशंस, समझ रहे हो, हम लोग खुद अपनी उम्मीदें लेके चलते हैं। जैसे मैं आपको फिक्स एसेट्स की अमाउंट देखते ही डेप्रिसिएशन का अंदाजा बता सकता हूं, बोलो समझ में आ रहा है। हम लोग एक अनुभव के आधार पे कुछ चीजें तय कर लेते हैं। आप में से कोई भी बच्चा अगर ये जानना चाह रहा है कि मैं जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा तुरंत, और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं आएगा, गारंटी है मेरी, तुम दे लेना कंपटीशन। आप अपनी कुंडली पंडित को दिखाओगे, फीस लेगा, मैं निःशुल्क बताऊंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पर बच्चों एग्जाम दे आओ, उसके बाद बता दूंगा, पहले नहीं बताऊंगा। नहीं, आपसे ये भी नहीं पूछूंगा पेपर कैसा गया है, आप पेपर दे के आ जाओ, क्योंकि मैं पहले मान लीजिए अगर किसी को पास बोल देता हूं तो वो पढ़ना बंद कर देगा,
कि सर नहीं बोल दिया अब तो गारंटी है, और किसी को मैं फेल बोल देता हूं तो वो वैसे डिप्रेशन में आ जाएगा कि यार मेरा कुछ होना तो है नहीं। तो इसलिए हम पहले कुछ नहीं बोलेंगे। आप एग्जाम दे के आ जाओ, मैं बता दूंगा सर आपको ऐसे नहीं लगता कुछ ज्यादा हो रहा है, हमारे सामने फेंके जा रहे हो, हम लपेटे जा रहे हैं, लिमिट है सर, चरखी भर गई। ऐसा है बेटा, पढ़ा पढ़ा के इतना अनुभव आ गया। जब आप लोगों को कोई क्योरी होती है मेरे से, मैं आपको क्या कहता हूं, बोलो मत, सिर्फ चेहरा मेरी तरफ कर दो और मैं आपके मन की बात पढ़ लेता हूं कि आप क्या पूछने वाले हो। तो ये अनुभवी तो है जो हमें सिखाते हैं कि कौन क्या करने वाला है। हम आपकी एक्टिविटी से, आपके पढ़ने के तरीके से सब समझ में आता है हमको कि किसके साथ क्या होने वाला है, ये पास होगा फेल होगा सब समझ में आता है। कोई जरूरी नहीं है हम हमेशा सही हो, गलत भी हो सकते हैं, पर 90% हम क्या होते हैं, सही होते हैं। ऐसे ही ऑडिटर जब ऑडिट करता है, इतना एक्सपीरियंस हो उसके पास, क्लाइंट के बही खाते देखते ही, बैलेंस शीट देखते ही कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चलता है कि यहाँ ये होना चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ है तो वो इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है। इसको विश्लेषणात्मक प्रविधि कहते हैं। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है। देखो क्या होता है बच्चों, एनालिटिकल अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है, रूटीन के काम से कुछ नहीं होता। मेरे पापा मेरे से ज्यादा मेहनती हैं, आज भी मेरे से ज्यादा मेहनती हैं। मैं सुबह 7 बजे पहली क्लास शुरू करता हूं, ठीक है, मेरे पापा सुबह 6 बजे दुकान खोल के बैठ जाते हैं। मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे घर पहुंचता हूँ, 7 बजे का निकला हुआ, तो मैं 12-13 घंटे मेहनत करता हूँ बस। मेरे पापा मेरे पहुंचने के बाद अपनी दुकान मंगल करते हैं, तो बहुत मेहनती हैं। और आज नहीं बने वो मेहनती, शुरू से हैं। खूब पैसा भी कमाया उन्होंने, खूब नाम भी कमाया है, पर सिर्फ कमाया ही था, उस पैसे का क्या करें ये उनको नहीं मालूम था। तो वो क्या करते थे मालूम है, थोड़ा सा पैसा बचाया, पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा ली, पोस्ट ऑफिस में जाके केबीपी करवा लिया, गांव में यही होते हैं, बैंक में एफडी करवा ली। समझ रहे हो, मेरे पापा के पास 1997 में 2 लाख रुपए थे, और 2 लाख रुपए की क्या थी, एफडी थी 1997 में। आज वो 2 लाख रुपए कितने हो गए, 8 लाख रुपए हो गए। अगर 1997 में 2 लाख मेरे पास होते ना, तो मैं इसको 2 करोड़ कर देता, मानसरोवर में मकान लेता 120 मीटर का, 2 लाख रुपए में मिल रहा था 1997 में, आज 2 करोड़ का है। जाके पूछो, 120 मीटर का मकान आज मानसरोवर में 2 करोड़ का है, 1997 में 2 लाख का था। हाँ, 150 गज ये मीटर में बिकता है, हाउसिंग बोर्ड मीटर में बेचता है। बोलो समझ में आ रहा है। तो अब देखो, कमाया उन्होंने, मेहनत भी करी, पर वो 2 से 8 कर पाए, मैं 2 से 2 करोड़ कर दूंगा। ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। जब मैंने कमाना शुरू किया, मैंने प्रताप नगर में एक दुकान खरीदी 9,11,000 रुपए की, मेरे जेब में 11,000 रुपए दिखा ली। साई के बेटे कितने दे के आ गया, 11,000। पापा को आके बताया, पापा आज मैंने दुकान बुक करा दी है। बोले कितने की है बेटा, मैं कहा 9,11,000 की। पापा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, और 9 लाख रुपए कहां से लाएंगे, अपने पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने कहा बैंक जिंदाबाद, बैंक से लोन लेंगे, 1-2 लाख इधर उधर किसी को टोपी पहनाएंगे, और बाकी का बैंक से लोन लेंगे। मेरे पापा टेंशन में आ गए, यार तू कर्जा लेगा। मेरे पापा ने अपनी जिंदगी में कर्जा नहीं लिया, लेते ही नहीं थे। और मैं, मेरी कुंडली में लिखा के आया हूं कि जिस दिन आखिरी सांस लूंगा कर्जा छोड़ के जाऊंगा। एक दिन मैंने आज तक ऐसा नहीं दिया जिस दिन मैं कर्ज मुक्त हूं। आज भी मेरे ऊपर कर्जा है, और हमेशा कर्जा रहता है। और जो ही कर्जा चुक जाता है मेरा, मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है कि यार कुछ तो करें। फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं, फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं और कर्जा ले लेता हूं। तो सबकी अपनी अपनी अप्रोच है, यहां एनालिटिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। बोलो तुलना समझ में आ गई। केवल इसमें तुलना ही नहीं होती, और क्या काम होता है, हम इसमें वित्तीय सूचनाओं का
वित्तीय सूचनाओं की गैर वित्तीय सूचनाओं से संगतता भी देखते हैं। संबंध बोल दो आप, इजी रहेगा आपके लिए। वित्तीय सूचनाओं का गैर वित्तीय सूचनाओं के साथ संबंध, ऐसा होता है क्या? नहीं समझे? बताओ, ऐसा होता है नहीं होता है? समझे नहीं समझे? ये बच्चा बताएगा। आपको रिजल्ट लाने हैं, इसका संबंध पढ़ाई से है, सिर्फ पढ़ाई से। क्या हेल्थ भी जरूरी है या नहीं है? आप कहें सर हेल्थ से क्या फर्क पड़ता है? पहला सुख निरोगी काया। एक बार बीमार हो गए ना अगर आप, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई पढ़ाई नहीं होनी आपसे। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसका कनेक्शन है। आज आप सब यहां बैठे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, अपन सब स्वस्थ हैं, इसे सब काम कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तभी तो घर वाले और तो कुछ बोलते नहीं, आपको कहते हैं बेटा खाने पीने का ध्यान रखना। जो बाहर से आता है ना कोई बच्चा, घर छोड़ के आता है, तो यही बोलते हैं बेटा खाने पीने का ध्यान रखना, तेरे को पैसे की जरूरत हो ले लेना, क्योंकि उनको मालूम है भाई हेल्थ सही रहेगी तो ये आके काम कर पाएगा। ऐसे ही वित्तीय सूचनाओं का कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे होता है? गैर वित्तीय सूचना से। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे खर्चा दिखाया हुआ है टू सैलरी एंड वेजेस। बताओ इसको कैसे चेक करोगे? सैलरी एंड वेजेस को कैसे चेक करोगे? क्या देखोगे? सर जिनको पेमेंट किया उनको चेक करेंगे, कर लो चेक। पेमेंट किया तभी तो एंट्री आई है, कर लो चेक। क्या मालूम होगा ऐसे? आपको सैलरी सीट के साथ साथ पेरोल रजिस्टर भी देखना पड़ेगा। पेरोल रजिस्टर मतलब अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर देखो कि कौन कौन आता था। मालूम चला कि राम, श्याम और घनश्याम 3 लोगों को हर महीने सैलरी दी गई है, पर वो कभी आए ही नहीं। इसलिए वित्तीय सूचना के साथ गैर वित्तीय सूचना भी चेक करनी पड़ेगी। अर्थात सैलरी शीट को अटेंडेंस रजिस्टर से मिलान करना। तो आपको अटेंडेंस रजिस्टर भी देखना है। समझ में आ गया? अब अटेंडेंस रजिस्टर की कोई एंट्री थोड़ी होती है, ये गैर वित्तीय सूचना है, पर इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? वित्तीय सूचना पर। यह काम भी एनालिटिकल प्रोसीजर का एक पार्ट है, ऐसे 520 का पार्ट है। बोलो, 2 बातें समझ में आ गई। तीसरी चीज, हम वित्तीय सूचनाओं की आपस में संगतता देखते हैं। वित्तीय सूचनाओं की संगतता देखते हैं कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आपस में क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं। समझे नहीं समझे? आप किसी क्लाइंट की ऑडिट करने गए और आपने देखा कि उसने कुछ माल परचेज कर रखा है। आपने उससे पूछा भाई साहब माल कहां से आता है? तो उसने कहा साहब दिल्ली से, मुंबई से, यहां से माल आता है। बिल देखे, वो भी दिल्ली मुंबई के थे। समझ गए? बताओ, अगर कोई आदमी दिल्ली से, मुंबई से माल खरीद रहा है तो दूसरी चीज और क्या आनी चाहिए और कौन सा खर्चा आना चाहिए? भाड़ा। उड़ के थोड़ी आए, माल लाए हो, भाड़ा तो लगा होगा। तो कैरिज इनवर्ड का रिलेशन किसके साथ है? परचेज के साथ। डेप्रिसिएशन का रिलेशन किसके साथ है? फिक्स एसेट्स के साथ। बैड डेब्ट्स का रिलेशन किसके साथ है? डेटर्स के साथ। कहीं ना कहीं सूचनाएं आपस में क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था इसमें कि मेरे एक क्लाइंट के यहाँ पर मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो ऑडिट करके आए, फिर वो फाइनल रिपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही एक गो थ्रू नजर मारी, तो मैंने देखा कि लाभ हानि खाते में एक खर्चा आ रहा था टू कार रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये खर्चा दिखा रखा था किसमें? लाभ हानि खाते में। लेकिन बैलेंस शीट में कार तो थी नहीं,
अरे तुम्हारे पास कार नहीं है तो कार के खर्चे कैसे हो गए? क्वेश्चन तो बनता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कार के खर्चे नहीं हो सकते। जब मैंने बात पूछी आर्टिकल से कि अरे सर ऐसे तो हमने दिमाग ही नहीं लगाया, हमने तो ये जो जितने भी खर्चे थे सबके बिल देख लिए, पेट्रोल के बिल, ये बिल, वो बिल, वो थे, मैंने ओके कर दिया। सर ऐसे भी सोचना होता है क्या? मैंने कहा ये एनालिटिकल प्रोसीजर है, दिमाग तो लगाओ कि कार के खर्चे दिखा रहे हो आप, पर कार बैलेंस शीट में है ही नहीं, आपके पास कार ही नहीं तो कार के खर्चे कैसे आ गए? हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने क्लाइंट को फोन मिलाया, मैंने कहा भाई साहब आपके बुक्स में कार के खर्चे आ रहे हैं पर आपके पास कार तो है ही नहीं, ये खर्चे कैसे आए? तो क्लाइंट ने समझाया सीए साहब आप सही बोल रहे हो, कार हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा खर्चे? बोले सर ये हमारी एम्प्लॉय की कार है और हमने उनको सुविधा दे रखी है कि आपकी कार का पेट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस सब कंपनी देगी, तो हम वो खर्चे बुक कर रहे हैं। ठीक है, जो कर रहा है वो सही है, पर क्वेश्चन तो बना, इंक्वायरी तो करी, एनालिटिकल प्रोसीजर। वित्तीय सूचनाओं की संगतता, इसमें क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें कनेक्ट हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सकल लाभ कैसे निकलता है बताओ? विक्रय से, खरीद से, स्टॉक से, बेचेज से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। ऐसे ही विक्रय का विज्ञापन से संबंध, विक्रय का विज्ञापन से संबंध, विक्रय का विज्ञापन से संबंध। अच्छा इसका फर्क पड़ता है क्या? बताओ, एडवर्टीजमेंट का सेल्स में फर्क पड़ता है? मैं तो भुगतभोगी हूं। सन 2010 में मैं विद्याधर नगर में मेरा इंस्टीट्यूट चलाता था। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम था माइंड शेपर। विद्याधर नगर में मेरा इंस्टीट्यूट था सन 2010 में। सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था मैं विद्याधर नगर में। और साहब वहां हमारे पास बच्चे 5, 10, 20 होते थे, पर हमने खूब मेहनत करी और हमने 150 बच्चे कर लिए। उनको पढ़ाते थे, खूब बढ़िया चल रहा था। हमारे बराबर में मेरा कंपटीटर था विद्यासागर, जहां मैं आज पढ़ाता हूं। वो मेरा कंपटीटर हुआ करता था। एक ही बिल्डिंग में, जैसे ये अपनी इस बिल्डिंग में 2 क्लासेस चल रही है ना, एक ही बिल्डिंग में हमारी इंस्टीट्यूट था और हम लोग अच्छा काम कर रहे थे। 2012 में सीए लाइन में रिसेशन आया, लोग सीए करना ही क्या करने लग गए? कम, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर बेरोजगारी। तो धीरे धीरे सीए में बच्चे कम होने शुरू हुए। उसका सीधा इफेक्ट मेरे ऊपर आया कि मैं 150 बच्चों से सीधा 15 बच्चों पे आ गया। तो मैं सोचता रह गया कि ये कमी आई क्यों? मैंने तो ऑल इंडिया रैंक भी दी है, मैंने तो पास कराए बच्चों को, तो ये कमी क्यों आई? क्योंकि स्टूडेंट ही कम हो गए। अब स्टूडेंट है ही नहीं। आज देखो हम हमारी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जान लगाते हैं कि हर एक चीज को बढ़िया से बढ़िया करें, फिर भी जब कलाम की क्लास छूटती है उसको देख के डिप्रेशन सा महसूस होता है। यार हमारी क्लास छूट रही तो लोग कहते हैं भाई क्लास छूटी है, इनकी क्लास छूटती है तो लोग कहते हैं गांव छूटा है। 400 बच्चे, और वो भी सुबह से लेकर शाम तक, एक दिन में 4-4 हजार बच्चे। मैं मनीष तो इस जीवन में नहीं पढ़ाने। कारण सर आप गरीब संकाय से हो, कॉमर्स वाले हो, इतना कर लो बहुत है, फर्क है ना। तो साहब क्या हुआ, हमने बहुत अच्छा काम किया था पर डाउनफॉल आया। मेरे बराबर में जो इंस्टीट्यूट था, कौन सा, वीएसआई, उसका डाउनफॉल नहीं आया, मेरा आया। तो मैं और डिप्रेशन में आने लगा। यार चक्कर क्या है, मैंने तो इनसे बढ़िया रिजल्ट दिए हैं। और जो बच्चे पढ़ के जाते थे वो यही बोलते थे सर वो तो फर्जी हैं, आप लोग सही मेहनत कर रहे हो। मैंने कहा फिर चक्कर क्या हुआ? चक्कर क्या हुआ सुनो, अंधों को दिखाने के लिए अखबार चाहिए और बहरों को सुनाने के लिए रेडियो चाहिए। और अखबार और रेडियो जो है ना, दोनों पैसे मांगते हैं। और मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा मैं इंस्टीट्यूट करूंगा, पैसे दो। पापा ने कहा आशीर्वाद। आशीर्वाद लेके आया था मैं, तो पैसे तो लेके ही नहीं आया। खानदानी पैसे वाले थोड़ी थे जो पैसे लेके आ जाएंगे। पापा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे हिसाब से कर ले जो करना है। समझ रहे हो? तो विज्ञापन का फर्क तो पड़ता है। विज्ञापन सीधा सीधा कनेक्ट किससे होता है? विक्रय से। कई ऐसे भी लोग हैं जो हमारी लाइन में ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, फुल पेज ऐड दे देगी, उनमें कौन पढ़ा रहा है बच्चों को ये तक नहीं मालूम, लेकिन बिक रहा है।
किसका प्रभाव है ये? विज्ञापन का। तो बताओ ये तीनों चीजें समझ में आ गई। इसको अपन क्या कहते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। पढ़ के सुना रहा हूं बच्चों, देखो। एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520 वित्तीय सूचनाओं का हम अनुसंधान करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, निम्न के माध्यम से तुलना करते हैं पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण से, रेशियो से, ट्रेंड से, ऑडिटर की अपेक्षित राशि से और सिमिलियर इंडस्ट्री से। वित्तीय सूचना का गैर वित्तीय सूचना के साथ संबंध, ये भी चेक करते हैं। सैलरी शीट का पेरोल रजिस्टर से। वित्तीय सूचनाओं की आपस में संगतता देखते हैं। परचेज का कनेक्शन किससे होता है? कैरेज इनवर्ड से। क्लियर है बच्चों? पूछताछ औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है, मौखिक होती है, आंतरिक और बाह्य व्यक्तियों से होती है, ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से करोगे, और पूछताछ का उत्तर का मूल्यांकन करना पूछताछ का ही क्या है? भाग है। तो ये आज मैंने आपको एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया। ऑडिट मेथड्स, 3 चीजें बताई थी बच्चों मैंने आपको। ऑडिट प्रोसीजर कितने टाइप की? 2 टाइप की। ऑडिट मेथड कितने टाइप की? और नेक्स्ट कर रहे हैं अंकेक्षण तकनीक, कितने प्रकार की है बच्चों? 9। इसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं समझाना, और आपके एग्जाम में भी इसमें अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अंकेक्षण तकनीक है, और वो जानबूझ के ऑप्शन में क्या देंगे? विधि वाले नाम। अब कुछ तकनीक ऐसी हैं जो विधि भी है और तकनीक भी है और प्रविधि भी है। तो ये 9 तकनीक कौन कौन सी हैं? तकनीक का तात्पर्य तो समझ गए, साक्ष्य प्राप्त करने की विधि। ये विधि से थोड़ी सी क्या है? कम विस्तृत, बारीक होती है। ये सबसे बड़ा लेवल किसका होता है? प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या शामिल है? विधि। और विधि में क्या शामिल है? तकनीक। समझ में आ रहा है? ये तकनीक से विधि से थोड़ी सी कम विस्तृत है। कितनी तकनीक है? 9। मैंने केवल नाम लिखा है क्योंकि नाम ही काफी है। पहली तकनीक, आजकल तो जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी, योग लगाना, कास्टिंग। पहले हम लोग क्या करते थे? टोटल लगाते थे कि कहीं टोटलिंग में मिस्टेक तो नहीं कर दी। आजकल ये बंद हो गया, कारण सब कंप्यूटराइज है। कंप्यूटर में टोटल कैसे बराबर होगा? कंप्यूटर में तो कोई गड़बड़ होती ही नहीं। नेक्स्ट है पोस्टिंग, खतौनी करना। कोई खाते में आपको लेखा प्रविष्टि को खताना है, खतौनी करना, ये आपको मनीषा ने पढ़ाई दिया होगा। बाह्य पुष्टिकरण, अब बताओ बाह्य पुष्टिकरण क्या है? अंकेक्षण विधि भी है तो अंकेक्षण तकनीक भी है। विश्लेषणात्मक प्रविधि, ये देखो, ये विधि भी है, प्रविधि भी है और तकनीक भी है। समझ में आ रहा है? बैंक समाधान विवरण, ये आपको मनीषा ने चैप्टर पढ़ा दिया पूरा। बैंक रिकंसिलेशन बनाना अंकेक्षण तकनीक है। लेजर स्क्रूटनी, लेजर स्क्रूटनी जानते हो? खातों की वर्ष के अंत में क्या करना? जांच करना, स्क्रूटनी करना। जैसे एक खाता देखा हमने, राम का खाता है और एंट्री उस खाते में दर्शा रखी है टू बैंक 2 लाख रुपए। बताओ इस खाते को देखते ही आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन अराइज होंगे? बताओ बच्चों, इस खाते को देख के आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं? राम को 2 लाख का भुगतान किया गया है। मैं आपका क्लाइंट हूं, मुझसे क्वेश्चन पूछो। अब किस चीज का भुगतान किया? तो मैं क्या कहूंगा? साहब माल खरीदा था। तो बिल गए, अरे भूल गए एंट्री करना, पकड़ ली ना गलती। ऐसे गलतियां पकड़नी है, इसको क्या कहते हैं? लेजर स्क्रूटनी। और एक होता है बच्चों ट्रेसिंग इन सब्सिक्वेंट पीरियड, आगे की अवधि में जाके क्या करना? जांच पड़ताल करना। कैसे? कैसे? देखो, आप मेरे से ऑडिट पढ़ रहे हो, समझ में आ रही है सारी चीजें, आप टेस्ट भी दे रहे हो, टेस्ट में नंबर भी आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। एक बार किसी भी एग्जाम का पेपर उठा लो, या जो भी एग्जाम होने वाली है उनका पेपर उठाओ आप, और फिर उसके क्वेश्चन देखो आप एक बार, फिर देखो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल कहां जाएगा। अभी अभी एक एग्जाम हुई थी, कौन सी? सेट। बच्चों के मैसेज आ गए कि सर आपने जो पढ़ाया उसे बाहर ही नहीं है कुछ। समझ लो ना? तो क्या होता है, हम कोई चीज सही है गलत है इसको आगे जाके भी चेक करते हैं, इसको आगे जाके चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये राम का खाता है और राम का जो बैलेंस आ रहा है 2,30,000 रुपए का आ रहा है। 31 मार्च को राम के हम 2,30,000 रुपए मांगते हैं। हम क्या करेंगे? 31 मार्च तक की ऑडिट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई
नियम है क्या कि आप 31 मार्च के बाद के लेन देन चेक ही नहीं कर सकते? आप ऑडिट करने कब गए? सितंबर में। ऑडिट करने कब गए हो आप? सितंबर में। ऑडिट कर कौन सी अवधि की रहे हो? मार्च तक की। आप उससे पूछो भाई साहब ये जो आपको पेमेंट देना है कितने दिन में देते हो आप? कितने दिन की उधारी मिलती है? बोले साहब 1 महीने की। तो बताओ इसको पेमेंट कब तक कर दिया गया होगा? अप्रैल तक। 15 अप्रैल को एक पेमेंट की एंट्री आ रही थी 2,30,000 रुपए, और खाते का बैलेंस क्या हो गया? नील। इसका मतलब ये बैलेंस बिल्कुल क्या है? सही है, तभी तो पेमेंट हुआ है। तो इसको कहते हैं वर्ष आगे जाके जांच करना, सब्सिक्वेंट ट्रेसिंग। हाँ भाई, फर्जी कैसे होगा? पेमेंट कर दिया आपने। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है इससे। ये टेक्निक है। फिर एक टेक्निक है बच्चों, कौन सी? इंक्वायरी, पूछताछ। विधि भी है और तकनीक भी है। और एक होता है भौतिक गणना, फिजिकल वेरिफिकेशन, जो स्टॉक वगैरह का इनका हम करते हैं। तो आप बताओ ऐसी कौन सी तकनीक है जो विधि भी है? कौन कौन सी? पूछताछ, बाह्य पुष्टिकरण, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जो विधि भी है, प्रविधि भी और तकनीक भी है? ये नाम घोट के पीने हैं बस। बोलो समझ में आ गया क्या? अभी आजकल एक नई चीज जुड़ी है, अजर्सन्स। ये मैं आपको 2 मिनट समझा रहा हूं। अभिकथन बोल दो या क्या बोल दो? दावे बोल दो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अजर्सन्स। और ऑडिटर जो ऑडिट करता है वो केवल अजर्सन्स की ही ऑडिट करता है, दावों की, अभिकथन की ही ऑडिट करता है। ऑडिटर ऑडिट किसकी करता है बताओ? अभिकथन और दावों की करता है। आप कहेंगे सर मतलब अभिकथन या दावे क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम, वित्तीय विवरण की मद, वित्तीय विवरण की मद, चाहे वो P&L की और चाहे बैलेंस शीट की हो, जिसका मैनेजमेंट द्वारा दावा किया गया है, जिसका मैनेजमेंट द्वारा दावा किया गया है, अभिकथन कहलाता है, अजर्सन्स कहलाता है। समझे आप? फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इधर एक्सपेंसेस साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखा हुआ है? टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2,50,000 रुपए। बताओ इसका तात्पर्य क्या हुआ? किसी कंपनी के लाभ हानि खाते में टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस करके दिखाया हुआ है क्या? 2,50,000 रुपए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? खर्चा दिखाए कितने का? किस बात का? कौन ने दिखाया है? ऑडिटर ने कि मैनेजमेंट ने? तो मैनेजमेंट ये दावा ठोक रहा है कि पूरी साल में यात्रा के ऊपर हमारे कितने खर्चे हुए हैं। इसको अजर्सन कहते हैं, इनको अभिकथन कहते हैं, इनको दावा कहते हैं, जो किसके द्वारा किया गया है? मैनेजमेंट द्वारा। और अब मुझे इसकी जांच पड़ताल करनी है कि ये जो दावा आप कर रहे हो, जो बैलेंस शीट P&L में आइटम दिखा रहे हो, ये सही है कि नहीं है। तो हमेशा ऑडिटर ऑडिट किसकी करता है? अजर्सन्स की करता है। सारे ही दावे हैं। बैलेंस शीट P&L मैंने एक ही शब्द लिख दिया, आइटम्स। और ऑडिटर ऑडिट किसकी करता है? अभिकथन की। अच्छा, मैनेजमेंट ने बिना बोले क्या क्या बोल दिया बताओ? यहां पर बिना बोले क्या क्या बोल दिया? लगाओ अपना दिमाग और बताओ। मैनेजमेंट ने क्या क्या दावा ठोक दिया है यहां पे? खर्चा हुआ है? किस बात का हुआ है? यात्रा हुई थी? यात्रा हुई थी या खर्चा ही हुआ है? सर सटिया गए क्या? यात्रा होगी तभी तो खर्चा होगा। क्यों? बिल ले आता हूं अभी, यात्रा किए बिना ही बिल ले आता हूं, हो सकता है ना? तो मैनेजमेंट ने ये कह दिया कि हमारे यहां पर ये घटना क्या हुई है? घटित हुई है। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं अक्योरेंस। जब तक कोई लेन देन दर्ज नहीं होगा, तब तक नहीं होगा दर्ज जब तक कोई घटना नहीं हो।
अगर आपने माल खरीदा है तभी तो परचेज दिखाओगे, समझ गए? तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या क्लेम कर लिया कि हमारे ये घटना घटित हुई है। कितने की यात्रा हुई? कितने की यात्रा हुई? 2.5 लाख की, 2,60,000 की 2,40,000 की? कोई बिल विल रह तो नहीं गया? तो मैनेजमेंट इनडायरेक्टली क्या कंप्लीट कर रहा है? पूर्णता, कंप्लीटनेस, कि सब ना इससे कम है ना इससे ज्यादा है। 2.5 लाख का खर्चा हुआ है, ना कम ना ज्यादा, जो दिखाया है वो पूर्णता दिखाया है, कुछ भी ना तो छोड़ा है ना छुपाया है और ना एक्स्ट्रा दिखाया है। बोलो समझ में आ रहा है? कितने रुपए का हुआ है? कहीं 1 जीरो ज्यादा तो नहीं लग गया है? 25,000 का था, 2.5 लाख बता रहे हो। आप क्या कह रहे हो? शुद्धता, एक्यूरेसी, कि ये जो लेन देन हुआ है बिल्कुल शुद्धता के साथ हुआ है। एक्यूरेट कितने रुपए का हुआ है? 2.5 लाख रुपए का हुआ है। आप ये बात हमें क्लेम कर रहे हो इनडायरेक्टली। कौन सी अवधि में हुआ है? जिस अवधि की मैं ऑडिट कर रहा हूं, उससे पहले वाला नहीं, उसके बाद वाला नहीं। इसको कहते हैं कट ऑफ। क्या कहते हैं? कट ऑफ। अभी बताता हूं। कट ऑफ प्रविधि। कट ऑफ का मतलब जानते हो? 2 लेखांकन अवधियों को अलग करना। अब ऐसा क्यों होता है बताओ? हम हर साल का बैलेंस शीट पेंडल बनाते हैं, या तो एक जीवनी लिख दो कि महापुरुष आए थे, चले गए, ये कर गए पूरी जिंदगी में। पूरी जिंदगी की एक बैलेंस शीट बननी चाहिए ना, हर साल की क्यों बनाते हैं अलग अलग? 2 लेखांकन अवधियों को अलग क्यों करते हैं हम? 1 अप्रैल से 31 मार्च की एक अवधि, फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च क्यों करते हैं हम? इसको कट ऑफ कहते हैं। 2 लेखांकन अवधियों को अलग करने को क्या कहते हैं? कट ऑफ, ताकि एक वित्तीय वर्ष की जानकारी मिल सके। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इसी वित्तीय वर्ष का है। और बच्चों ये यात्रा क्यों करी थी आपने? सर मशीन लाने के लिए। तो ये फिर खर्चा कैसे हुआ? ये तो मशीन की लागत हो गई। इसका मतलब आपने ये खर्चा दिखाया है, तो ये क्या है? आयगत है। क्लासिफिकेशन, क्या आयगत को आयगत और पूंजीगत को पूंजीगत किया है। तो बताओ अजर्सन्स में कितने पॉइंट कंफर्म किए आपने? 5। ये 5 पॉइंट ऑडिटर को चेक करने हैं। अगर वो आइटम किससे रिलेटेड है? लाभ हानि खाते से। इनको 5 को चेक करना है हमको कि घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, पूरे डिटेल आ गई कि नहीं आई, अमाउंट सही है कि नहीं है, कट ऑफ अवधि का ही खर्चा है, और क्लासिफिकेशन। ये 5 चीजों को, इन 5 दावों को हमको चेक करना होता है। इसे अजर्सन्स कहते हैं। वित्तीय विवरण के संबंध में प्रबंधकों द्वारा किए गए दावे क्या कहलाते हैं? अभिकथन अजर्सन्स कहलाते हैं। जैसे मान लो बिल्डिंग, मैंने तो ट्रेवलिंग का एग्जांपल दे दिया। अब बिल्डिंग किसका आइटम है? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के मामले में ये 4 चीजों का क्लेम करते हैं। किन किन का? क्या आपने अगर अपनी बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखा रखी, इसका मतलब बिल्डिंग है और आप बिल्डिंग के मालिक हो, आपका अधिकार है उसके ऊपर। बताओ ये बिल्डिंग हमारी बैलेंस शीट में आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? बिल्डिंग तो है ही। सर मालिक हो गया, किराएदार हो, किराए का खर्चा आएगा, बिल्डिंग नहीं आएगी। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मैनेजमेंट अगर बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखा रहा है तो क्या कह रहा है? कि हम मालिक हैं, हमारा स्वामित्व है, इसके ऊपर हमारा अधिकार है, हम बिजनेस में काम में ले रहे हैं और बिल्डिंग वाकई में है, और जो है वो बिल्डिंग इतने रुपए की है। इसलिए अभिकथन 3 स्तर पे होते हैं। लीज पे रखिए तो P&L में खर्च आएगा बस। अगर लीज भी 2 टाइप की होती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, जैसे मेरा जो घर है, जेडीए पट्टा है मेरे पास, मैं उसको अपनी बैलेंस शीट में संपत्ति दिखाऊंगा। और आप यहाँ किराए पे रह रहे हो, वो भी लीज है, आप उसको खर्चा दिखाओगे, क्योंकि वो 99 ईयर के लीज पे वो फाइनेंस लीज हो गई। और आप जो किराए पे रह रहे हो वो क्या हो गया? ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज खर्चा है, फाइनेंस लीज असेट है। यहां तक समझ में आ गए? कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अजर्सन्स के 3 स्तर होते हैं और फिर आखिरी टॉपिक कल स्टार्ट हो जाएगा, स्टेप 7। संडे तक अपनी ऑडिट पूरी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। क्लियर है?